इशू ऑफ प्रोसेस समझेंगे। अगर सिंपल सा प्रोसीजर अगर आपको पता हो तो ये कंप्लेंट प्रोसीडिंग में आता है। सेक्शन 200 में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं कंप्लेनेंट के और विटनेस के ओथ पे। फिर 202 में देखा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की ज़रूरत है क्या। कुछ केसेस में इंक्वायरी की ज़रूरत होती है, जैसे मान लीजिए केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस है तो इंक्वायरी करनी पड़ती है मैजिस्ट्रेट को। या फिर अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए देना है तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि 200 में कंप्लेनेंट और उसके विटनेस का एग्जामिनेशन हुआ ही हुआ हो। और अगर नहीं हुआ था, मान लो, क्योंकि कुछ केसेस हैं जहाँ पर एग्जामिनेशन मैंडेटरी नहीं है, राइट, जैसे पब्लिक सर्वेंट हो गया या कोर्ट हो गया अगर कंप्लेनेंट है तो, है ना। तो मान लो अगर पब्लिक सर्वेंट है तो उसका पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा जाएगा और फिर ही इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर किया जा सकता है, ठीक है। और फिर अगर केस बनता है तो 203 में या तो डिसमिस कर देंगे, अगर केस नहीं बनता तो, या तो 204 में इशू ऑफ प्रोसेस हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है, बट इशू ऑफ प्रोसेस है क्या, इसके ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ इशू ऑफ प्रोसेस। ओके, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब है कि अक्यूज्ड को आना है। अगर समन्स केस है, अगर समन्स केस है तो समन्स भेजे जाएंगे। अगर वारंट केस है तो वारंट भेजा जाएगा। वारंट मतलब क्या, कि जो एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर है वो अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है। समन 2 साल से कम का केसेस होते हैं जहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 2 साल से कम की होती है, ये 2W में दिया हुआ है। और वारंट में 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट होती है, ठीक है, और ये 2X में दिया हुआ है। अब ये समझो बात को, क्योंकि क्या होता है समन्स केस में रिलेटिवली ना थोड़ा लेस सीरियस होता है ये, तो अक्यूज्ड या इसमें रिलेटिवली लेस प्रोबेबिलिटी होती है कि वो जो अक्यूज्ड है वो भाग जाएगा या डिसोबे करेगा समन को, है ना, जो उसको भेजा गया है कोर्ट द्वारा कि भाई तुम आ जाओ ट्रायल अटेंड कर लो। इसलिए समन्स केसेस में जो कोर्ट है वो समन्स भेजती है अक्यूज्ड को पहली बार में। बट कोर्ट के पास पूरी पावर है, ऐसा नहीं है कि समन्स केस है तो समन्स केस ही भेजेगी, समन्स ही भेजेगी, वारंट नहीं भेज सकती ना। द कोर्ट इज स्टिल एम्पावर्ड टू डिविएट फ्रॉम दिस जनरल रूल और इशू वारंट कर दे। समन्स केस में भी इशू वारंट कर सकती है अपने स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करके, और इसकी पावर दी गई है सेक्शन 87 में। तो आप सेक्शन 87 हम इसको पढ़ेंगे। वारंट केस का जैसे मैंने बताया कि ये थोड़े से रिलेटिवली ग्रेवर ऑफेंसेस होते हैं जो कि डेथ से या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या एनीथिंग दैट इज़ मोर देन 2 ईयर्स से पनिशेबल होते हैं, 2X में दिया हुआ है। अच्छा, क्योंकि ये मोर सीवियर होते हैं तो इसीलिए जो अगर आप देखोगे कि जो ट्रायल है वारंट केसेस का वो भी एक थोड़ा सा इलेबोरेटेड है, मच इलेबोरेटेड देन समन्स केसेस, ठीक है। तो वारंट केस में जनरली एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाता है फॉर द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड। ओके, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आप अभी हम देखेंगे कि जब हम बेयर प्रोविजन पढ़ेंगे कि ये बोलता है इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। अब ये ना सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि इसको सिर्फ प्राइमा फेसी लेवल पे देखना है। जो मैजिस्ट्रेट है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी या उसका जो जुडिशियल माइंड होगा वो एज एन एक्सपर्ट नहीं देखेगा कि भाई इसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हो सकता है कि नहीं ना। ये इस स्टेज पे सिर्फ ये देखेगा कि क्या प्राइमा फेसी केस है इसके आगे प्रोसीड करने का कि नहीं। All right, so the level of judicial mind that is going to be applied at this stage is going to be slightly lesser than the stage of charge framing, ठीक है। और यही डिफरेंस होता है इंक्वायरी और ट्रायल में। चार्ज जब आपका ये अभी इंक्वायरी की स्टेज चल रही है, राइट, इंक्वायरी की स्टेज जब खत्म होगी तब ट्रायल शुरू होगा, और ट्रायल कब शुरू होता है, चार्ज फ्रेमिंग में। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दोनों में जुडिशियल माइंड लगा रहा है, बट यहाँ पे कॉग्निजेंस ले रही है कोर्ट, ठीक है। दूसरा बोलता है तो फिर बोलता है समन्स केस है तो ही शैल इशू समन, ठीक है, शैल वर्ड यूज़ किया गया है। बट सेक्शन अगर आप 87 को पढ़ोगे तो वो बोलता है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू और इन एडिशन। इन ल्यू, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना 87 में, तो बोलता है इन ल्यू और इन एडिशन। इसका क्या मतलब है कि या तो उसके बदले में, या तो क्या कहते हैं
वारंट समन के बदले में वारंट भेज सकता है, तो समन के साथ साथ वारंट भेज सकता है। अभी अपन देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन में हो सकता है, अभी देख लेते हैं। चलो, जैसे मान लो ये 2 सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है, कि मान लो समन्स भेजे नहीं, अभी तक समन्स नहीं भेजे, नॉट येट इशूड, ऑलराइट। अब कोर्ट को लगता है कि भाई ये जो अक्यूज्ड है ये तो भाग जाएगा, या तो भाग चुका है या तो भाग सकता है, और ये ऑर्डर जो है समन ऑर्डर ये ओबे नहीं करेगा, तो कोर्ट को अपनी अंडरस्टैंडिंग में लगता है तो ये स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करके डेफिनेटली वारंट भेजा जा सकता है। अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन है कि समन ऑलरेडी भेज चुके हैं, इट हैज़ ऑलरेडी बीन इशूड, ओके। अब क्या हो रहा है, इसमें भी 2 बातें हो जाएंगी, या तो कि जिस बिफोर द डेट ऑफ अपियरेंस कोर्ट को लगता है कि ये बंदा एब्सकॉन्ड हो चुका है या समन ओबे नहीं कर रहा है, तो उस केस में समन को कैंसिल करके डायरेक्टली वारंट इशू कर देंगे, या तो समन की डेट पे अक्यूज आया ही नहीं, ठीक है, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के वो आया ही नहीं, वो एब्सेंट हो गया, तो कोर्ट डायरेक्टली फिर वारंट इशू कर सकती है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। Now, second subsection 2 says that no summon or warrant shall be issued against the accused under subsection 1 until a list of the prosecution witness has been filed. अच्छा, अब ना shall word यूज़ किया गया, अभी अपन देखेंगे यार ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि अक्यूज्ड को ना पता चल सके कि वो उसको कैसा डिफेंस तैयार करना है अपना, ठीक है। इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अक्यूज, सो दैट ही इज़ इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई दीज आर द विटनेसेस हु आर गोइंग टू सपोर्ट द प्रोसिक्यूशंस केस, और इसलिए मुझे अपना डिफेंस भी अकॉर्डिंगली ही तैयार करना है, ठीक है। तो जो पर्पस है इस सबसेक्शन का ये 2 फोल्ड है। पहला क्या है, इसके 2 पर्पस है। पहला क्या है, अक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी देना, उसको अवेयर कराना अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे, अर्लीस्ट स्टेज पे, कि भाई देखो ये लोग जो हैं वो तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस देने वाले हैं। और दूसरा क्या, एक तरफ कंप्लेनेंट को भी डेटर करना, या उसको थोड़ा सा ये डरा के रखना कि तुम बाद में अपना जो एविडेंसेस का गेम है वो इम्प्रूव नहीं कर सकते बिना हमें बताए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कंप्लेनेंट का आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स कि कंप्लेंट केस को थोड़ा स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कंप्लेंट के केस में जो कंप्लेनेंट है उसको कोर्ट को हर तरीके से कन्विंस करना पड़ता है कि भाई देखो आई हैव प्रॉपर मटीरियल्स टू सपोर्ट माई केस, ठीक है, एंड दीज आर द विटनेसेस दैट आर गोइंग टू सपोर्ट मी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये शैल वर्ड होता है, ठीक है, कि नो समन और वारंट शैल बी इशूड until a list of prosecution। अब यार ये देखो, ये जो शैल है ना इसको थोड़ा अलग तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी। मान लो कि अगर लिस्ट नहीं, ये ओमिट कर दिया इसने विटनेसेस की लिस्ट करना, तो ये ट्रायल विशिएट नहीं करेगा, मतलब इट इज़ अ क्योरेबल इरेगुलरिटी, ठीक है। तो ये दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इट माइंड। Now, subsection 3 says, in a proceeding instituted upon a complaint made in writing, every summon or warrant issued under subsection 1 shall be accompanied by a copy of such complaint. Of course, क्यों भाई, ये तो ड्यूटी है ना कोर्ट की, उस जिसको जा रहा है समन उसको पता तो होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट क्या प्रोसीडिंग चल रही है। तो जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड उसको एक साथ ही साथ दे देते हैं, ठीक है। कंप्लेंट की कॉपी जाती है, क्यों, क्योंकि ये अक्यूज्ड को इनेबल करता है कि उसको पता चल सके कि भाई उसके अगेंस्ट चार्जेस कौन से हैं प्रिसाइजली, और फिर उस तरीके से वो अपना डिफेंस तैयार कर सके और समन्स को ओबे कर सके। सबसेक्शन 4 बोलता है, व्हेन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी प्रोसेस और अदर फीस आर पेएबल, no by law any process fees is payable, no process shall be issued until the fees is paid। बोल रहा है कि भाई देखो कंप्लेंट केस में ना प्रोसेस फीस लगती है, हमेशा याद रखना। एक चीज़ ध्यान रखना कि एफआईआर के केस में, या फिर जैसे मान लो 191B या 191C, मतलब पुलिस रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन में कोई प्रोसेस फीस नहीं लगती है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट केस में लगती है। तो एक बार मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट प्रोसीडिंग पे कॉग्निजेंस ले रखा, सोच रखा है कि इशू ऑफ प्रोसेस करेगा, तो कंप्लेनेंट को मैंडेटरी है कि वो प्रोसेस फी डिपॉजिट करे रीजनेबल टाइम के अंदर कोर्ट में, ठीक है। अदरवाइज इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, प्लीज़ रिमेंबर। तो एक डिसमिसल आपका 203 में होता है,
एक डिसमिसल होता है आपका 204 सबसेक्शन 4 में। ये क्वेश्चन बनता है कि डिसमिसल कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि भाई ये डिसमिसल से रिलेटेड है। ऑलराइट, नाउ ये आप कहीं पर भी नहीं पाओगे, और अगर आप पुरानी किताबें पढ़ोगे तो आप ये भी पढ़ोगे कि देखो जो जज है उसको अपने रीजंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, मतलब वो क्यों वारंट जारी कर रहा है या क्यों समन जारी कर रहा है। बट अभी एक रीसेंट केस आई है, ये आपका 2022 का है, ललन कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें बड़ी सुंदर चीज़ बोली गई है। इसमें बोला गया है कि इशू ऑफ प्रोसेस का जो ऑर्डर है इज़ नॉट एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी, ठीक है। मैजिस्ट्रेट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है और ये देखना है कि क्या सफिशिएंट ग्राउंड है। Now mind you, this is important. He has to see whether there are sufficient grounds for proceeding in the case or not. तो और ये जो ओपिनियन है वो हवा में नहीं बनेगी, जो भी वो ओपिनियन बना रहा है उसको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, और अगर उसने ऑर्डर में नहीं लिखा है ना, तो इन दैट केस द ऑर्डर विल बी लायबल टू सेट असाइड। अगर उसने रीजंस नहीं दिए हैं तो उसको ये बताना पड़ेगा कि क्यों इसको लगता है कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है। भाई अक्यूज का देखो, इन्होंने प्राइमा फेसी लिखा है ना, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं लिखा है, या वो तो कंक्लूजन की स्टेज पे होता है। तो बस प्राइमा फेसी केस लगना चाहिए कि मुझे इसके आगे इस केस में आगे बढ़ना है कि नहीं, ठीक है। हाँ, बट नो डाउट दैट द ऑर्डर नीड नॉट टू बी अ डिटेल्ड रीजन। ऑफ कोर्स जजमेंट तो वो लिख नहीं रहा है, बट एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है कि रीजंस उसके लिखे होने चाहिए। इट हैज़ टू बी अ स्पीकिंग ऑर्डर। ऑल राइट, सो दिस इज सेक्शन 204। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 205 इन द नेक्स्ट वीडियो।